भाइयों, इस नए नए शाखा के होने वाले पदाधिकारी और माननीय सदस्य, बड़े अच्छे अच्छे विचार आए। सच्चाई तो ये है कि आज ये एसोसिएशन नहीं होता तो शायद अशोक गुप्ता जी से मुलाकात नहीं होती। पीछे हमारे एक पुराने वो बैठे हुए हैं, शिष्य कह लीजिए, क्या नाम है भैया? शमसी जी। शायद उनसे मुलाकात नहीं होता। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे पुराने और नए लोग हैं जो वर्षों पहले, 8 साल 10 साल 15 साल पहले, जिनसे एक रोज का वो इंटरेक्शन हुआ करता था और वो कड़ी टूट गई थी। इस एसोसिएशन का लाख लाख शुक्रिया कि कम से कम एक प्लेटफॉर्म पे लाके सबको खड़ा कर दिया। दोस्तों, सिर्फ ये इस शाखा में नहीं है, बल्कि जितनी शाखाएं हैं, लगभग हर शाखाओं में तमाम पुरानी जो कड़ियां हैं वो जुड़ रही हैं और तमाम नए नए दोस्त बन रहे हैं। तमाम लोग उस परिवार में शामिल हो रहे हैं और ये जो हमारा पेंशनर्स एसोसिएशन का कुनबा है, ये दिन ब दिन बढ़ता चला जा रहा है। पहले हमारा दायरा केवल गोरखपुर था। आज जब हम पलट के देखते हैं तो पता लगा साहब, गोरखपुर से निकलिए तो खैलाबाद में भी है, बस्ती में भी है, गोंडा में भी है, लखनऊ में भी है, सीतापुर में भी है, आगे बढ़िए तो फतेहगढ़ में भी है, फर्रुखाबाद में भी है, कन्नौज में भी है, इधर काशीपुर में भी है, काठगोदाम में भी है, इज्जतनगर में भी है, बरेली में भी है। इधर बढ़िए तो भटनी से लेके शुरू होता है, भटनी है, छपरा है, बलिया है, सारनाथ है और बनारस है, प्रयागराज, रामबाग है और सबसे बड़ा एक स्पेशल ब्रांच है जिसको आउट स्टेशन ब्रांच कहते हैं, जिसपे पूरे देश के कोने कोने से, कोई केरल से है तो कोई तमिलनाडु से है, कोई हरियाणा से है, कोई आंध्रा से है, तमाम लोगों का एक बहुत बड़ा समूह। शायद ये एसोसिएशन नहीं रहता तो इतने सारे लोगों से इंटरेक्शन नहीं हो पाता। दोस्तों, आज के डेट में हमारे किसी सदस्य को बुखार भी होता है तो उसके लिए प्रार्थना करने वाले उस व्हाट्सएप ग्रुप के सैकड़ों सदस्य आगे आ जाते हैं और कहते हैं कि ईश्वर से प्रार्थना है आप यथाशीघ्र स्वस्थ होइए। जब हम पहले अलग थलग पड़े हुए थे तो शायद गंभीर से गंभीर बीमारी हो जाए फिर भी कोई हम लोगों के लिए दुआ करने वाला नहीं था। ये है इस एसोसिएशन की ताकत। अब एक मीटिंग गुजरती है तो अगले मीटिंग की हम तैयारी में लग जाते हैं और हमारे अंदर एक ये दायित्व का हमेशा बोध होता रहता है कि हमें फला मीटिंग में जाके अटेंड करना है। ये सिर्फ मेरे साथ नहीं है, आप लोग के साथ भी, आप लोग भी सोचते होंगे यार अब फला तारीख आ रहा है, अब हमको ये जो आज का 26 तारीख है ना, ये लैंडमार्क तारीख है। इस शाखा के मीटिंग का ये डेट निर्धारित हो गया है। अब आप जब जुलाई आएगा तो भी 26 तारीख का आप इंतजार करेंगे, भैया 26 तारीख आएगी हम मीटिंग करेंगे और मीटिंग में तमाम हमारे नए नए लोग आएंगे, उनसे हमारी बातें होंगी। ये चीज़ है तो ये कितनी बड़ी चीज़ है। और बताया इन्होंने बर्थडे के अलावा हम लोग इस बैंक रोड पे हैं, सामने ही एक होटल है और जिसको कहते हैं होटल विवेक, और पिछले 3 सालों से लगातार वहां पर साल में एक दिन एक प्रोग्राम होता है जिसका नाम ही रखा गया है एक दिन अपने नाम। हम सालों भर अपने बाल बच्चों के लिए जीते हैं, नाती पोते के लिए जीते हैं। कम से कम एक दिन तो ऐसा होना चाहिए जिस दिन हम एंजॉय करें। अपनी पत्नी के साथ आते हैं, सुबह घर से ब्रश करके सिर्फ आना है और वहां आने के साथ ही वहीं चाय लेते हैं, वहीं ब्रेकफास्ट लेते हैं, वहीं पूरा घूम घूम के खाते हैं, हंसते हैं, बोलते हैं और उसके बाद से वहाँ डांस भी देखते हैं, गाना भी सुनते हैं, चुटकुले भी सुनते हैं, शायरी भी सुनते हैं, सर जी की 4 पंक्तियाँ भी सुनते हैं और आनंद की अनुभूति करते हैं। तब तक पता लगा कि वो हॉल में
सूप आ गया, उस सूप का आनंद लेते हैं और कुछ पल जैसे ही गुजरता है तब तक लंच के लिए बुलावा आ जाता है और शानदार लंच को एंजॉय करते हैं। ये कितनी बड़ी बात है दोस्तों। मैं नहीं समझता हूं कि अगर हमारे ऊपर कोई इस तरह की जिम्मेदारी रहे कि हमको फला डेट में मीटिंग में जाना है तो शायद हम लापरवाह रहें, सोचे कि यार चलो यार क्या जरूरत पड़ी है आज दाढ़ी बनाने की, चलो अगले दिन बनाएंगे। लेकिन सोचते हैं कि मीटिंग में जाना है इसलिए दाढ़ी बना लेते हैं। और शमसी भाई देखिए आज डीओ वो भी छिड़क के आए हुए हैं। एवरीबॉडी इज स्मार्ट, ये एग्जाम्पल दे रहा हूं। हर आदमी के अंदर एक स्मार्टनेस आ रही है। हर आदमी सोचता है कि नहीं यार हम चुस्त दुरुस्त हैं, हम उस पुरातन पीढ़ी के रिटायर्ड स्टाफ नहीं हैं जो रिटायरमेंट के बाद यही सोचता था कि भैया अब तो हमारी जिंदगी ही खत्म हो गई, अब हमारी जिंदगी में रखा क्या है। कम से कम इस भावना से ही, इस मन स्थिति से हम उबर रहे हैं। ये क्या छोटी बात है क्या? बहुत बड़ी बात है दोस्तों। हमें एक संगत तो मिल ही रहा है, उस संगत में हम एक दूसरे को प्रेरित करते हैं, एक दूसरे के अंदर सकारात्मक ऊर्जा भरते हैं। हमारे अंदर एक अलग तरीके से रक्त का संचार हो रहा है, रक्त का प्रवाह हो रहा है, हम एंजॉय कर रहे हैं, हम जी रहे हैं और साथ ही साथ अपने हक के लिए संघर्ष भी कर रहे हैं। आज स्टेट गवर्नमेंट हो अथवा कोई और सेक्टर हो, हर जगह जो एक फॉलोइंग है वो क्या होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है। सेंट्रल गवर्नमेंट में अगर 7वां वेतन आयोग लागू होता है तो स्टेट गवर्नमेंट भी 7वें वेतन आयोग को लागू करती है। सेंट्रल गवर्नमेंट 8वां वेतन आयोग लागू होता है तो 8वें वेतन आयोग को स्टेट गवर्नमेंट भी लागू करती है। हम लड़ाई 8वें वेतन आयोग के लिए लड़ रहे हैं, इसलिए क्योंकि एक वेतन आयोग के रिकमेंडेशन आने में लगभग 2 साल लग जाता है और 1 साल में 6 महीने गवर्नमेंट क्या करती है, 6 महीने गवर्नमेंट क्या करती है, उस पर विचार करती है और उस पे फिर कमेटी बैठाती है और कमेटी का संस्तुति आते आते मोटा मोटी 3 साल लग जाते हैं। 1/1/26 से लागू होने वाला जो पेंशन आयोग है वस्तुतः 1/1/23 को गठन इसका हो जाना चाहिए था, लेकिन आज देखिए आज जून 24 चल रहा है, हम 1.5 साल पीछे हो। लेकिन अब जो संकेत मिल रहे हैं उसके हिसाब से सरकार जो है उसके अंदर खलबलाहट मची हुई है और इसका संकेत आ रहा है कि अब वो जल्दी ही इस जो आपका जो बजट आने जा रहा है इसमें इसके गठन की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। कम से कम ये शुभ संकेत तो है। अदरवाइज पार्लियामेंट फ्लोर पे किसी सांसद ने जब सवाल किया सरकार से कि भैया 8वें वेतन आयोग के बारे में सरकार क्या कर रही है, तो संबंधित मंत्री महोदय का, वित्त मंत्री का जवाब था कि इस बारे में अभी कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। दिस वॉज द वर्डिंग, यही शब्दावली थी, इस संबंध में कोई प्रस्ताव विचाराधीन है। व्हाई नॉट, क्यों नहीं है? 3 साल पहले आपको गठन करना था, आप ओवर डिलेड हैं, आप कह रहे हैं कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं। शुक्र हो जनता जनार्दन का, शुक्र हो हमारे पेंशनर परिवार का, एम्प्लॉइज के परिवार का, जिनकी तादाद 12 करोड़ से ज्यादा है। सरकार को हिला के रख दिया, अब सरकार बहुत कुछ सोचने के लिए मजबूर। सही कह रहा हूं या गलत कह रहा हूं? तो हमारे बहुत ही सीनियर महामंत्री जी हैं, इन्होंने कहा कि हमारे अंदर एकता होनी चाहिए, यूनिटी इज स्ट्रेंथ, एकता में शक्ति है। अगर हम एक रहेंगे और सोचिए कि जिस तरह हम लोग का मुहिम चल रहा है, कश्मीर से कन्याकुमारी तक हम लोग तमाम पेंशनर्स को संगठित कर रहे हैं, सब जगह से अगर एक ही आवाज उठेगी तो निश्चित रूप से केवल वेतन आयोग ही नहीं गठित होगा। अभी एक नोशनल इंक्रीमेंट का इशू था जिसपे सुप्रीम कोर्ट तक जजमेंट दे दी थी
मिल चुका है, लेकिन सरकार कहती है ये जजमेंट तो व्यक्ति विशेष का है, इसको हम सब पे नहीं लागू करेंगे। व्हाट इज दिस? ये क्या है? अभी एक हाई कोर्ट ने क्या किया कि आपका जो कम्यूटेशन की रिकवरी 15 साल होती है उसको कहा कि भैया ये 11 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए, स्टे लगा दिया। और उस स्टे के बदौलत तुम दोनों राज्य सरकारों ने क्या किया कि अपने यहां अध्यादेश जारी करके कह दिया कि चूंकि हाईकोर्ट का निर्णय है लिहाजा रिकवरी न किया जाए। अब सवाल है कि केस चलेगा, केस में क्या होगा? सरकार के पास कोई तर्क है ही नहीं। पेटिशनर्स का पूरा तर्क है, पूरा कैलकुलेशन है, पूरा स्टैटिस्टिक्स है कि जो सरकार देती है कम्यूटेशन के नाम पे उसकी रिकवरी 10.5 साल में हो जाती है, बाकी जो पैसा वो सरकार के पॉकेट में जाता है। नॉट ओनली दिस, हम जब 80 साल के होते हैं तो 20% का सगुफा आप लोगों ने सुना है। आप सब लोग अपना पीपीओ निकाल के देखिए, पीपीओ में 20% मिलने का जो डेट दिया गया है वास्तव में वो डेट आपके डेट ऑफ बर्थ में 80 जोड़ने के बाद जो आता है वो डेट है, जबकि हकीकत क्या है? वो 20% फ्रॉम 80 ईयर्स टू लेस देन 85 ईयर्स का फंडा है। 80 ईयर्स की शुरुआत में ही मिलना चाहिए। यहां भी सरकार क्या कर रही है? 12 महीने का अपने पॉकेट में रख ले रही है। इस पर भी सुप्रीम कोर्ट तक जजमेंट हो गया, लेकिन सरकार वही चीज कहती है कि भैया ये तो व्यक्ति विशेष का मामला है, हम सबको नहीं देंगे। तो हमें क्या करना है? हमें भी अपनी पीठ को सीधी कर लेना है। और चूंकि हम समूह में हैं, हम संगठित हैं, अगर हम अकेले जाएं इलाहाबाद में तो 35-40 हजार वकील को देंगे, 4 चक्कर लगाएंगे, वहां का 50,000 रुपया खर्चा हो जाएगा। लेकिन अगर संगठित हैं, एक साथ एकजुट हैं, तो 30-40 आदमी का ग्रुप बना के अगर 3,000-3,500 रुपया ही अगर लगाएंगे तो घर बैठे हमको जजमेंट मिल जाएगा। सही है कि नहीं है? तो छोटा सा एक खर्चा किया और घर बैठे सारा काम हो जाए, तो इससे बढ़िया चीज क्या है? सरकार ने इस चीज को नहीं सोचा कि पेंशनर्स भी बड़े स्मार्ट हो गए हैं, ग्रुप बना के अपनी गाड़ी चला देंगे, है ना, ट्रायल रन पे निकाल देंगे। सरकार ने ये नहीं सोचा था। लेकिन हमारे जो पेंशनर्स एसोसिएशंस हैं ऑल ओवर इंडिया, उसमें भी पूर्वोत्तर रेलवे पेंशनर एसोसिएशन जो है वो इंजन का काम कर रही है और बाकी देश के जितने पेंशनर संगठन हैं उनको दिशा दे रही है कि भैया इस लाइन से गाड़ी अपना निकाल। सही है कि नहीं है? तो आज तमाम लोगों ने 80 पर जो 12 महीने का सरकार कर ले जा रही है, सर जी मान लीजिए 86 के हो गए, तो इनके मामले में तो 30% सरकार खा गई, 20% 80 वाला, 85 वाला भी 10% खा गई 12 महीने का। तो भैया वो चीज अगर रिटर्न हो जाए, कम्यूटेशन की रिकवरी, आज सुबह एक आदमी आए थे, कोई वो सीनियर सेक्शन इंजीनियर थे ट्रैक मशीन ऑर्गेनाइजेशन का, टीएमसी का, तो पीपीओ लेके आए थे। उनका पीपीओ मैंने देखा, हमने कहा भैया कितना आपका कम्यूटेशन का रिकवरी हो रहा है? कह साहब 17,440 रुपया। हमने 17,440 में 12 का गुणा किया और गुणा करने के बाद हमने कहा चलो भैया 12 ही साल बाद मान लो एसोसिएशन के साथ आप आ गए और मिलजुल के अगर हम लोग भी एक स्टे ले लें या ऑर्डर करा दें तो 3 साल का इसमें गुणा कर दो, तो टोटल अमाउंट जो आ रहा था नियर अबाउट 7.5 लाख रुपया आ रहा था। हमने कहा भैया 7.5 लाख रुपया आपका बच जाए और खर्चे के नाम पे 5-7 हजार खर्चा हो मैक्सिमम, तो भैया फायदे का सौदा है कि नुकसान का सौदा है? वो उछल खड़े हो गए, कहले अरे साहब इससे बढ़िया चीज क्या होगा? हमने कहा यही होने वाला है। अगर आप हमारे इस पेंशनर्स परिवार में हैं तो निश्चित रूप से यही होगा। कुछ दिन पहले एक स्टेट गवर्नमेंट के सज्जन मिले थे, कहने लगे साहब नोशनल इंक्रीमेंट में क्या हो रहा है? हमने कहा भाई नोशनल इंक्रीमेंट में तो जान ही रहे सरकार नहीं देना चाह रही है। तो कहने लगे कि मैंने भी एक रिप्रेजेंटेशन दिया था, उसका जवाब आया है। मैंने कहा क्या जवाब आया है? कहा कि साहब जवाब में लिखा है कि नोशनल इंक्रीमेंट का मसला जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के पेंशन मंत्रालय के अधीन विचाराधीन है और जब वो डिसाइड होगा तो उसी पैटर्न पे स्टेट गवर्नमेंट भी देगी। यानी कि स्टेट गवर्नमेंट भी इसी चीज को फॉलो कर रही है।
भैया हमने कुछ लोग को सुझाव दिया कि तुम भी ग्रुप बनाओ, गए कुछ लोग गए, उनका ऑर्डर हो गया, पेमेंट हो गया उनको। तो कहने का मतलब है कि तरकीब करनी पड़ेगी, हम लोग को फितरत करना पड़ेगा, और ये सारी फितरत तब संभव है जब हम संगठित होंगे, हमारी आवाज़ ऊंची होगी और हम निश्चित रूप से कामयाबी को प्राप्त करेंगे। आज इस शाखा का उद्घाटन है, इस अवसर पर हम रणधीर भाई को और इनका जो जो लोग सहयोग कर रहे हैं, इस शाखा के जितने नए नए सदस्य हैं, सबका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, आपको बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं कि आपकी शाखा दिन ब दिन तरक्की करे और हम सब लोग आपके साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।